हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। इस टॉपिक में हम कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंडक्टर। इसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कंडक्टर भी कह सकते हैं, विच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई इट वन सडनली। दैट मीन्स ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई इट वन सडनली। और जितना भी इलेक्ट्रिकल चार्ज इनने स्टोर किया है वो एक ही बार में जिस भी मशीन में हम इसका यूज करते हैं उसे सप्लाई कर देता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी और हम कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसे स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे स्टार्ट करने में ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ती है। कुछ मशीन्स को, जैसे फैन हो गया, लाइट फैन, ठीक है, कूलर, इनकी जो मोटर होती है इन्हें स्टार्ट करने के लिए हमें 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर करंट की जरूरत होती है। लेकिन हमारे घर में जो सप्लाई आती है 0 to 5 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर का आता है और हमें ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्यादा करंट ऑब्टेन करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और उस मशीन को प्रोवाइड कर देता है एक ही बार में। ठीक है, एक ही बार में जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में कैपेसिटर स्टोर करेगा वो पूरी की पूरी मशीन को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए केवल हम कैपेसिटर का यूज कहाँ करेंगे, मशीन को स्टार्ट करने के लिए करेंगे। जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, आपने देखे होंगे फैन और कूलर में कंडेंसर लगा होता है, उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ी हमें कैपेसिटर की? कुछ मशीन होती है ऐसी जिन्हें हमें स्टार्ट करने के लिए हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई करंट हम कैसे लाएंगे, तो उसको लाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और एक ही बार में मशीन को प्रोवाइड कर देता है। आ रही बात समझ में? अब कोई भी मशीन जो होती है जैसे फैन या कूलर, तो उसमें अपना एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका अपना एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसे स्टार्ट करने में थोड़ी सी ज्यादा पावर, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद वो कंटिन्यू चलने लगता है। आधी बात समझ में? तो केवल स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को। भी कौन सी? फैन, कूलर, मोटर, मेनली हम मोटर में यूज करते हैं कैपेसिटर का। आधी बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज स्टोर करने की, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड और स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी कैपेसिटर की जो एबिलिटी या कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर या होल्ड करने की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है कैपेसिटर की, तो C इज इक्वल टू Q होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे V डिवाइड बाय में है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपने पढ़े होंगे कि जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पे हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं और इसे चार्ज स्टोर करते टाइम हम मान लेते हैं यहाँ पे dq चार्ज इनफाइनाइट से या किसी भी एक पॉइंट से लाकर यहाँ पे दे रहे हैं। इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से QV हो जाएगा। आधी बात समझ में? इसमें ऐसे लिखते थे VA माइनस V इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे V लिख दिया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो W इज इक्वल टू क्या हो, W क्या है, यहाँ पे वर्क है,
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा जब हम चार्ज को इनफाइनाइट या किसी भी पॉइंट से किसी कंडक्टर में या किसी कंडक्टर बॉडी में जब हम चार्ज को लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है और वी यहाँ पर क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, वर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा हम यहाँ पे चार्ज देते जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो वर्क का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा हमें करना पड़ेगा। तो वर्क किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। ये जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ स्टोर करने में, उतना ही हम कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, उतनी ही कैपेसिटर की कम एबिलिटी रहेगी चार्ज को स्टोर करने की, इसलिए यहाँ पर V को हमने डिवाइड में रखे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटेंस होता है, मतलब कि जब भी हम कैपेसिटर बनाते हैं तो कैपेसिटर बनाने के बाद उसका कैपेसिटेंस फिक्स हो जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स हो जाती है। उसके बाद वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, दोनों ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बनाने से पहले यहाँ पर हम ये ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कैपेसिटर को कि हम वोल्टेज की वैल्यू को, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे कम करके बनाए ताकि कैपेसिटेंस ज्यादा रहे उस कैपेसिटर का। ठीक है, लेकिन बनाने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है किसी भी कैपेसिटर की। ठीक है, चाहे आप वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को घटा दे बढ़ा दे, या चार्ज को घटा दे बढ़ा दे, कैपेसिटी उसकी चार्ज स्टोर करने की उतनी ही रहेगी जितनी बनाने के समय फिक्स की गई है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं असाइनमेंट की, तो आप नोट कर लीजिए पहले। इसकी असाइनमेंट देखते हैं। C इज इक्वल टू है Q अपॉन V। तो Q की असाइनमेंट होती है कूलम और V की असाइनमेंट होती है वोल्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर वोल्ट। ठीक है, चार्ज पर वोल्ट इज कॉल्ड फेरड। फेरड इसकी असाइनमेंट होती है, जो कि साइंटिस्ट के सम्मान में उनके नाम पर रखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा एसआई यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, एसआई यूनिट फेरड होती है। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आपको डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है, किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये आपके पास फार्मूला है C अपॉन V, आप इसका यूज करके डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का को बनाने में सबसे पहला कैपेसिटर हमने किसे मानी और फिर उसके बाद कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, और आज के टाइम हम कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज सिर्फ हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, उसे समझेंगे कि क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर एक नॉर्मल वायर होता है जो हम घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराने में, मतलब जो नॉर्मल वायर हम घर में यूज करते हैं उसी को बोला गया है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है। ये एक प्रकार का नॉर्मली वायर रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास वायर हो गया, तो ये भी कैपेसिटर के जैसे बिहेव करता है, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, मतलब कि चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। अब देखेंगे कि कैसे हम ये बोल रहे हैं कि इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है। तो ये मैंने एक हिस्सा बना दिया इसका। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। तो ये एक कंडक्टर है, इसमें हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, मान लो प्लस 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 यूनिफॉर्मली चार्ज स्टोर कर दिया गया। इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे, कहाँ से, इनफाइनाइट से। ये मान लो इनफाइनाइट से यहाँ से चार्ज लाते गए, छोटा छोटा चार्ज, और टोटल चार्ज यहाँ हो गया Q। ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं कि जो सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब कि रेडियस जो इसकी R है, कैपिटल R है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे फार्मूले। ठीक है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर पाइप, हर पाइप पे, यहाँ पर सारे पाइप पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, इतनी रहेगी। ठीक है, आधी बात समझ में। ठीक, और हमें सी की वैल्यू पता होती है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन बी होता है। बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, आधी बात समझ में। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म ऊपर चल जाएंगे, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि इसके अराउंड जो मीडियम है ये एयर है। ठीक है, एयर मीडियम होने के कारण या एयर या वैक्यूम है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ अ कैपेसिटर पर डिपेंड कर रहा है। ये नॉर्मल वायर है, ठीक है, जो हम घर में यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल वायर। ठीक, तो जितनी ज्यादा हम रेडियस रखेंगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस रहेगा उसका, उतना ही ज्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि यदि हम 1 फेरेड का कैपेसिटर बनाएंगे, 1 फेरेड का कैपेसिटर हमको चाहिए। ठीक है, तो हम कितनी रेडियस रखें कि हमें 1 फेरेड का कैपेसिटर मिल जाए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, ये फार्मूला है 4 पाई। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे रखूंगा सी इज इक्वल टू 4 पाई, सी की वैल्यू मैंने कितना माना 1 फेरेड, तो 1 रख दिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड बाय में चल जाएगा इसके, तो आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9 × 10⁹ मीटर। आरी बात समझ में। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है रेडियस की, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी असाइनमेंट रहेगी मीटर, तो मैंने मीटर से डिनोट किया है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ होती है, आपने पढ़े है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इतने मीटर का कैपेसिटर हमको चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं, इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अर्थ से भी, अर्थ की रेडियस से भी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, हरी बात समझ में। तो ये इसलिए स्पेरिकल कैपेसिटर का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, और इसके पीछे का कारण भी, और भी कारण होते हैं, जिसके ड्रॉबैक देख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। पहला, यहाँ से आपको देखने से समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने मतलब आपको फील हो गया होगा कि आर पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, आर कितना ज्यादा लग रहा है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हमको चाहिए, यदि हमको 1 फेरेड का कैपेसिटर चाहिए तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लो कैपेसिटेंस, लो कैपेसिटेंस, क्या होगा इसका कैपेसिटेंस कम होगा। दूसरी बात देखते हैं, नॉट हैव बाउंडेड एनर्जी, इसके पास जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, एक जगह इकट्ठे नहीं है, बिखरी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एयर है और इसके अराउंड कोई भी ऐसा मीडियम नहीं रखा गया है, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं। हाँ, मीडियम रखेंगे यहाँ पर मान लो, तो थोड़ी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इसके अराउंड, यदि कोई मीडियम रखा जाए तो। और इसमें जो चार्ज स्टोर है ये बिखरा हुआ चार्ज है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक जाएगी, कोई भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा जो कि इनफाइनाइट तक जाएगी, इसीलिए कहा गया है कि जो एनर्जी है इसमें स्टोर वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी जो भी स्टोर होगी वो बाउंडेड होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, तभी तो हम उसको एक साथ किसी भी मशीन में प्रोवाइड कर सकते हैं। यारी बात समझ में। तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे तो बहुत सारी मतलब और भी बहुत सारी कैपेसिटर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।